Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था। एंड आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल आर्मी से हमने स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। इसमें क्या हुआ, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो बर्लिन चले गए, ठीक है, 1941 में, और उन्होंने वहाँ पर इंडियन लीग जो है वो सेटअप किया, ठीक है। फिर जुलाई 1943 में उन्होंने INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया सिंगापुर में। उसके बाद में रस बिहारी बोस ने अपनी लीडरशिप जो है वो सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है INA जो है INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे, जिनका नाम किन के नाम के बाद था, मतलब किन के नाम पे पड़ा था, ऐसे बोल सकते हैं, गांधी जी, आज़ाद और नेहरू के नाम पे, ठीक है। तो रानी ऑफ झांसी जो है वो क्या है, वुमेन फोर्स की ब्रिगेड थी। उसके बाद में INA के जो हेडक्वार्टर्स थे वो थे रंगून और सिंगापुर में। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में हुआ था। मेंबर्स कौन कौन थे इसके, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर, ठीक है। लॉर्ड वेवल जो थे वो उस टाइम पे वॉइसराय थे इंडिया के। मेन प्रपोजल क्या थे, मेन कारण बोल सकते हैं या मेन प्रपोजल, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान का। सबसे पहले तो डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज पाकिस्तान, एक हरा भरा पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्शन दी गई थी, ठीक है। लूज यूनियन अंडर अ सेंटर, सेंटर के अंडर यूनियन को ऐसे खुला छोड़ रखा था, बोल सकते हैं हम। विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस, किसके साथ में कि डिफेंस के ऊपर भी किसका कंट्रोल रहेगा, सेंटर का, ठीक है, और फॉरेन अफेयर्स पे भी। उसके बाद में प्रोविंसेस वेयर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअल पावर, एक मेन कारण ये भी था। एंड फोर्थ इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटर वुड इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटर जो थे वो किसको इलेक्ट कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्ट कर सकते थे। फिर जो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट की गई 6 जून 1946 में एक्सेप्ट की गई थी। कांग्रेस ने जो है इसमें उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो है अपना एक्सेप्ट मतलब दिखाया कि वो मान चुके हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम ऐसे बोल सकते हैं हम, टेम्पररी नॉट परमानेंट। सो ये हुआ था 2 सितंबर 1946 में। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ये कब एग्जिस्टेंस में आई, 2 सितंबर 1946 में। किसके अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट मिशन प्रपोजल, ठीक है। एंड हेड कौन थे, मतलब कौन इसको चला रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इसको स्टार्टिंग से ही, मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से। उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे ब्रिटिश की एटली जो है उन्होंने अनाउंस किया 20 फरवरी 1947 को अनाउंस किया कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को विड्रॉ कर देंगे बाय 30 जून 1948 में। ओके, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है एज अ प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया, मतलब चुना गया। उसके बाद में आता है जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रिसोल्यूशन। सो 16 अगस्त 1946 में ये हुआ। इसमें किस चीज़ को प्रोवोक किया गया था, प्रोवोक बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस इन द वोटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कि किस चीज़ को प्रोवोक कर रहे थे कि कांग्रेस की सिलेक्शन होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब वोटिंग होगी उसके बाद में जिन्ना ने विड्रॉ कर दी अपनी एक्सेप्टेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है। उसके बाद में मुस्लिम लीग जो है वो एक डायरेक्ट एक्शन रिसोल्यूशन जीती, जिसको कंडेम किया, जिसने दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस गवर्नमेंट को भी उन्होंने कंडेम कर दिया, मतलब उनके खिलाफ थे वो 16 अगस्त 1946 में। जिसका रिजल्ट क्या था कि अगर वो दोनों ही गवर्नमेंट्स के खिलाफ है तो कॉमनल राइट्स इज़ द ओनली हैवी, जो है उसका रिजल्ट था हैवी कॉमनल राइट्स। उसके बाद में जिन्ना सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे ऑन 27 मार्च 1947। उसके बाद में आता है माउंटबेटन प्लान, जिसको क्या बोला जाता है, और
3 जून प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 जून 1947 में हुआ था। ये प्लान जो है किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और आउटलाइन किया गया कि इंडिया वॉज टू बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब इंडिया को फर्दर डिवाइड किया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट्स में। देयर वुड बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर इंडिया को फर्दर डिवाइड किया जा रहा है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, तो पाकिस्तान की भी क्या होनी चाहिए? एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो पाकिस्तान को फ्रेम करे, ठीक है। उसके बाद में द प्रिंसली स्टेट वुड एंजॉय द लिबर्टी टू ईदर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान और कुड इवन रिमेन इंडिपेंडेंट। जो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, उस टाइम पे उसको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रही है, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब उसको इतनी जो है लिबर्टी थी उस टाइम पे। फिर बंगाल एंड पंजाब विल पार्टीशन एंड रिफरेंडम इन NWFP। सो ये NWFP क्या है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, ऑफ असम वुड बी हेल्ड। उसके बाद में एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की क्रिएट की गई। अब मैंने ये सारी इंग्लिश में इसलिए रीड किया था कि ये इसकी लैंग्वेज इतनी इजी थी कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको वही समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान के लिए क्रिएट की गई। बाउंड्री कमीशन जो थे, बाउंड्री कमीशन किसके द्वारा बनाया गया? रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है। रेडक्लिफ इसके हेड रह चुके थे। उसके बाद में आता है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। अगस्त 1947 में ये हुआ था, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947, वो कब इम्प्लीमेंट किया गया? 15 अगस्त 1947 में। किसके द्वारा एबॉलिश किया गया था? एबॉलिश द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। डोमिनियन किसके थे? इंडिया के और पाकिस्तान के बनाए गए। ईच डोमिनियन टू हैव अ गवर्नर जनरल, हर एक डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल था, ठीक है। पाकिस्तान ने जो है कंप्राइज किया सिंध को, ब्रिटिश बलूचिस्तान और NWFP वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, इंटीग्रेटेड ऑल द स्टेट्स बाय 15 अगस्त 1947, ओके। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा एंड पौंडीचेरी लेटर एसीडेड टू इंडियन फेडरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ठीक है। तो हमने ये मेन जो टेबल्स अभी आगे आएंगे ना, मतलब यहाँ से लेकर के स्टार्ट, आपको इसको थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अब 2-3 बार रीड करना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और इसको आपने रटा नहीं मारना है, बस 2-3 बार देखोगे, जब आप बार बार इसको रीड आउट करोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको रटा मारने की कोशिश करोगे तो दिमाग से निकल जाएंगी बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिन के बाद ये दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर इसको आप इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, आप इसको क्या करो, डेली रीड आउट करो, तो आपको ये माइंड में रहेंगी चीज़ें। सो चलिए इसको रीड आउट करते हैं। अगर हम इसमें पढ़ें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, उसके फाउंडर कौन थे और आइडिया क्या था, मतलब वो जो हुआ उसके पीछे कारण या उसके पीछे आइडिया क्या था। फर्स्ट आता है जैसे ब्रह्म समाज, ठीक है, फाउंडेड इन कलकत्ता में, ये फाउंड हुआ 1828 में। किसने फाउंड किया? फाउंडर कौन थे? राजा राममोहन राय थे, जो कि कुछ बुक्स के ऑथर भी हैं। कौन सी? गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस और प्रिसेप्ट ऑफ जीजस और जर्नल्स संवाद कौमुदी, ठीक है, एंड मिराटुल अकबर। सो सॉरी मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ उसके लिए। एंड आइडिया क्या था? प्रोपोगेटेड मोनोथेइज्म, अपोज सेक्रीफाइस, आइडोलेट्री, सुपरस्टिशंस एंड सती, इन सब के खिलाफ थे ये, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद में आता है यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि 1926 से 31 तक का टाइम पीरियड था इसका। एंड हेनरी लुइस विवियन देरोजियो, प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट पोइट ब्राउट आउट जर्नल, ठीक है। तो ये इन्होंने इसको क्या किया था? ये इसके फाउंडर थे, हेनरी लुइस बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे का आइडिया क्या था? अपोज वाइसेस इन सोसाइटी एंड बिलीव इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है तत्वबोधिनी सभा, जो कि 1839 में हुई थी, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड इसके पीछे का आइडिया जो था वो क्या था? प्रोपोगेटेड ब्रह्मो समाज आइडिया, एवेंचुअली फाउंडिंग आदि ब्रह्म समाज 1866।
उसके बाद में आता है धर्म सभा जो कि 1820 में हुई थी। इसके फाउंडर थे राधाकांत देव एंड इसके पीछे का आइडिया जो था वो था एमर्ज टू काउंटर ब्रह्मो समाज एंड प्रोपोगेट ऑर्थोडॉक्सी। नेक्स्ट आता है भावी मूवमेंट 1820 में ये हुई थी। साइद अहमद ऑफ रायबरेली इसके फाउंडर थे और आइडिया था पॉपुलराइज द टीचिंग ऑफ वैल्यू, स्ट्रेस द रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइंस इन रिलीजन। उसके बाद में आता है नामदरी और कूका मूवमेंट जो कि 1841 से 71 तक का इसका टाइम पीरियड था। फाउंडर थे इसके भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह एंड आइडिया था इसका फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स अमंग सिख्स। उसके बाद में आता है परमहंस मंडली 1849 इसका टाइम पीरियड था एंड दादा पंदुरंग इसके फाउंडर थे। आइडिया था एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ गॉड अगेंस्ट कास्ट रूल। ओके, उसके बाद में आता है RM सभा 1851 में हुई थी। SS बंगाली, दादाभाई नौरोजी और बाकी के इसके फाउंडर थे और आइडिया था टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ पेरिस एंड द रिस्टोर ऑफ प्योरिटी ऑफ ज़ोरास्ट्रिज्म। दिस जर्नल्स वॉज रस्ट गोतर। उसके बाद में आता है प्रार्थना समाज 1867 इसका टाइम पीरियड। फिर आत्माराम पंदुरंग इसके फाउंडर थे। मोनोथीज़म, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, एबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसका आइडिया था। एंड इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन 1870 कलकत्ता में हुआ था। ये केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर थे। किसके अपोज थे? ये आइडिया क्या था? ये चाइल्ड मैरिज के अपोज थे। ठीक है, एडवोकेट विडो रीमैरिज के साथ थे ये एंड इंटरकास्ट मैरिज के भी। फिर उसके आगे आता है आपका नेक्स्ट आर्य समाज। आर्य समाज का टाइम पीरियड जो रहा वो था 1875। फिर दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। इनके जो था आइडिया क्या था इसके पीछे? गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास एंड विद इन द रेवलिस्ट फ्रेमवर्क डिनाउंस राइट्स, आइडोलेट्री, ब्राह्मण्स, सुपरमेसी एट्सेट्रा। उसके बाद में आता है अलीगढ़ मूवमेंट 1875 इसका टाइम पीरियड था। सायद अहमद खान और उसके जर्नल जो थे ये क्या थे? इसके फाउंडर थे और आइडिया था रिलीजियस रिफॉर्म्स थ्रू एम्फेसाइज ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन रिलीजन, फेवर्ड साइंटिफिक एंड नेशनल आउटलुक। उसके बाद में आता है द थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसके फाउंडर थे मैडम HP ब्लावस्की और आइडिया था इसका ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद्स, फिलोसफी ऑफ द वेदांता एंड ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल्स। ठीक है, उसके बाद में आता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 इसका टाइम पीरियड था एंड MG रनाडे, VG चिपलिंकर इसके जो थे फाउंडर थे। उसके बाद में इसका आइडिया क्या था? टू कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन एंड द कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया एस्टेब्लिश। ठीक है, उसके बाद में आता है सेवा सदन। इसके फाउंडर थे बेरामजी M मालावरी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स विडो वर्ड। उसके बाद में आता है देवा समाज। फिर उसके बाद में आता है मद्रास। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं थोड़ा स्लो करती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, तो आप अच्छे से इसको पॉज करके वहाँ से इन डिटेल पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी हैं कुछ लास्ट में, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1 2 3 4 यहाँ पे हैं। उसके बाद में आते हैं कुछ पॉपुलर नेम और पर्सनैलिटीज़, मतलब किसको क्या बोला जाता है। वैसे मान लीजिए जैसे पॉपुलर नेम है आंध्रा केसरी, T प्राकसम। ठीक है, बाबूजी जगजीवन राम को बोला जाता है, बापू महात्मा गांधी जी को बोला जाता है, CR किसको बोला जाता है? C राजा गोपालाचारी को, देशबंधु किसको बोला जाता है। ठीक है, ये सबके नाम हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे ये पॉपुलर नेम मतलब इस नाम से इनको जाना जाता है, ये एक्चुअल में किसको बोला जाता है, तो उनके नाम यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ में लिखे हुए हैं। तो मैं 1 मिनट यहाँ पे पॉज करती हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, मैं स्क्रॉल जैसे ही कर रही हूँ तो वहाँ पे पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बाद में रीड आउट कर सकते हो। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है ये। लाल बाल पाल किसको बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? ठीक है, फिर आयरन मैन कौन है, किसको बोला जाता है? आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, लाइन ऑफ पंजाब। ठीक है, फिर जवान, मैन ऑफ ब्लड, नेताजी किसको बोला जाता है? शास्त्री जी, पंडित जी। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद में आता है क्रीमेट्रियम ऑफ फेमस पर्सन।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, किसान घाट CH चरण सिंह, वीर भूमि राजीव गांधी, एकता स्थल ज्ञानी झील सिंह और चंद्रशेखर। उसके बाद में उदय भूमि KR नारायण, फिर शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभय घाट मोरारी जी देसाई, फिर स्मृति स्थल जगजीवन राम, कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में कुछ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हैं, बुक्स और ऑथर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे देखो, बंगाल गैजेट JA हिके, केसरी BG तिलक, फिर मराठा BG तिलक, अमृता बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिर जुगांतर और वंदे मातरम अरविंदो घोष की है ये। ठीक है, जुगंतर जो है भूपेंद्रनाथ दत्ता की। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता बुक। गुलामगिरी के ऑथर कौन है? ज्योतिबाई फुले। फिर पत्थर पंचली विभूषण बनर्जी। तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। उसके बाद में आता है ये आर्ट एंड कल्चर जो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज कवर अप किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।